कितनी सरकार बेईमान है। विशंबर प्रसाद जी, महाराष्ट्र हर प्रदेश से महंगा है। आप पेट्रोल खरीदोगे यूपी में, दिल्ली में, तो शायद उससे 5 रुपए महंगा यहाँ मिलता है। कोई भी चीज आप खरीदिए, महाराष्ट्र में सबसे महंगी है। पता नहीं इन नेताओं का पेट कितना बड़ा हो गया, कितना हरामखोरी का माल चाहिए इनको, ये सुनने को तैयार नहीं। वो बीजेपी की सरकार जिसके खिलाफ हम लोग हमेशा बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार जो सांप्रदायिक है, लेकिन वो बीजेपी की सरकार ने गुजरात में 4% वैट था और कहा कि 1% वैट बढ़ाएंगे और हम ऑक्ट्राई पूरी खत्म कर देंगे। लोग खुश हो गए। और वही किया गुजरात में कि 4% से 5% वैट कर दिया और पूरा का पूरा वहां पे जो इसका ऑक्ट्राई का सिस्टम था सब खत्म हो गया। और मेरी महाराष्ट्र की सरकार जो आप लोगों ने वोट देकर बनाया, यहां भी 4% वैट था, सरकार ने 1% वैट बढ़ा दिया और उसके बाद भी ऑक्ट्राई पूरी चालू रखा। कितना पैसा चाहिए इनको? और उसके बाद आज भी महाराष्ट्र के व्यापारी लोग कह रहे हैं कि आप 4% से 5 किया आपने, गुजरात में 1 ही % बढ़ा करके पूरी ऑक्ट्राई खत्म हो गई, आप 1% और बढ़ा लो। अगर आपका पेट बहुत बड़ा हरामखोरी ज्यादा करना है तो 4 से 5 हो गए, 5 से 6 कर लो, लेकिन हमारी जान छोड़ दो। ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। जैसे लगता है कि डिक्टेटरशिप इनकी है, इनके बाप का राज चलता है। 2014 के बाद भी इनका सपना है यही आएंगे। और इसीलिए जगह जगह जा रहा हूं, एक एक लोगों के पास जा रहा हूं। इस सरकार को अब दोबारा 2014 के बाद महाराष्ट्र में नहीं आने देना है। बोलो आओगे तो सुनोगे नहीं सुनोगे? अभी एलबीटी की बीमारी किसी को मालूम नहीं, कोई जानता नहीं एलबीटी क्या है। ये इतनी बड़ी बीमारी है, एक तरफ इनकम टैक्स, एक तरफ सेल टैक्स, जिनका रिटर्न आपको साल में भरना पड़ता है, और एलबीटी का रिटर्न हर माह भरो। और अपने हाथ से नहीं, अभी कल मुझे एक व्यापारी मिले, उनका नील उनको उनके ऊपर एलबीटी का 1 रुपया भरना नहीं होता, उसके बाद भी खाली उसके फॉर्म, उसके कागजात तैयार करके रिटर्न भरने की फीस 22,000 रुपया। आप सोच लेना इस बात को दोस्तों कि एलबीटी इस सरकार ने कितनी बड़ी मुसीबत लाकर महाराष्ट्र के व्यापारियों के सर पर खड़ा कर दिया है। ये महाराष्ट्र में ये लोग जो है तकरीबन 13,000 करोड़ पूरे महाराष्ट्र से और 7,000 करोड़ ऑक्ट्राई पूरे इससे मुंबई से इकट्ठा करते थे। 7,000 करोड़ मुंबई से आता था, जिसमें 4,000 सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री से आ रहा और वो आता रहेगा। बचा कितना? 3,000 करोड़। 3,000 करोड़ इकट्ठा करने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है कि सड़क के कोने पर एक खोलचे वाला जो वड़ा पाव बेचता है, अगर उसको सुबह से शाम तक उसका सेल, उसकी बिक्री 850 रुपया से ज्यादा हो गई तो उसे भी पूरा रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप उससे वड़ा पाव खरीदेंगे तो उसे रसीद देना पड़ेगा। ये कानून है, मैंने पाया कानून। पेट्रोल पंप पे जाकर के अगर आप पेट्रोल खरीदेंगे तो पेट्रोल पंप वाले को पहले क्या करता था, वो एक थैला लटकाते रहता है, आपको बिल चाहिए, कागज निकाला, लिख के बिल पकड़ा दिया। लेकिन अब नहीं, अब उसे ऐसी बिल बनानी पड़ेगी कि जिसका डुप्लीकेट उसके पास रहे, कार्बन कॉपी रख करके उसे बैठ करके हाथ से कायदे के साथ लिख के देना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड होगा। अगर आप पेट्रोल खरीद के थोड़ा आगे बढ़े और इंस्पेक्टर ने चेक कर लिया तो आप पे बहुत बड़ा फाइन लगेगा अगर आपके पास रसीद नहीं है तो। ये एलबीटी का कानून है, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत महाराष्ट्र में एलबीटी की है और सरकार जो है किसी हद भी सुनने को तैयार नहीं, कहीं भी सुनने को तैयार नहीं। पूरा स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसमें डिले हुआ, अगर आप बिस्किट बेच रहे हैं ना छोटी सी दुकान पर,
तो कौन सा बिस्किट, कितना पैकेट, कितना क्या है, वो सब आप कागज पर लिख कर रखो। इंस्पेक्टर आएगा और अगर आपने सही नहीं रखा तो आप पर फाइन लगाएगा और पूरा का पूरा माल आपसे सीज करके ले जा सकता है, उसको पूरा पावर होगा। ये कानून है। इसका विरोध हो रहा है कि आप एक तरफ इनकम टैक्स, एक तरफ सेल टैक्स, एक तरफ आप वैट ले रहे हो और वैट में आपने परसेंटेज बढ़ा लिया, उसके बाद भी ये कर रहे हो। ये सुनने को तैयार नहीं। आज पिछले 20-25 दिन से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है और यहां समझ लेना, मैं परसों गया था सांगली में। सांगली से 20 किलोमीटर दूर कर्नाटक का बॉर्डर है। कर्नाटक के बॉर्डर से वहां के मंत्री आकर के भाषण कर रहे हैं और महाराष्ट्र का व्यापारी महाराष्ट्र छोड़ करके कर्नाटक को, गुजरात और आंध्र प्रदेश में कारोबार कर रहा है। यकीन जाना मेरे दोस्तों, ये सब मेरे गांव, मेरे इलाके से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने मुंबई आए हैं। बाल बच्चे गांव में रहते हैं। आप छोटा छोटा धंधा करते हो और अगर आप एलबीटी नहीं भरोगे, उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आप पे बहुत बड़ी फाइन होगी। जब तक सरकार एलबीटी खत्म नहीं करती, हमें इसका आंदोलन जारी रखना है। जारी रखोगे कि नहीं रखोगे? ये आए हैं दिल्ली से चौहान साहब, पृथ्वीराज चौहान। ये कहता है मिस्टर क्लीन है, ये रिश्वत लेते नहीं। तो मिस्टर क्लीन ही होके वापस चले जाओगे तुम, लगता है। और इंस्पेक्टर लोगों को चांस दे रहे हैं। आप किसी दुकान पर इंस्पेक्टर चला गया, स्टॉक तो रहेगा ही नहीं मेंटेन, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो अपनी मनमानी रकम उनसे लेकर जाएगा और रिश्वत का एक दरवाजा और खुलेगा। हमें किसी हद में भी एलबीटी मंजूर नहीं है। हम सड़क से लेकर जेल भर देंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन एलबीटी को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे। ये सरकार, ये निकट्टू सरकार है, निकट्टू सरकार, बेईमान सरकार है। किसी मामले में देख लो इसको आप, कहीं भी इंसाफ नहीं हो रहा। मेरे गांव के, मेरे इलाके के बहुत सारे लोग मुंबई में आए। मुझे याद है जब 1973 में मुंबई आया था मैं, तो 1974 में इसी रोड पर मैं आया था। अपने बनारस वाले क्या नाम जो बसाई रोड को, उस्मान भाई है। कहाँ है आजकल वो? है ना, बूढ़े हो गए एकदम लगता है मेरे को। खाड़ी थी, खाड़ी, कुछ था ही नहीं यहाँ पे। कौन आया यहाँ रहने के लिए? मैं छाती ठोकर कह सकता हूँ, मेरे यूपी के मेरे बाप दादाओं ने आकर इस खाड़ी को पाटा, सरों पर मिट्टियां लादकर पाटा। आज यहाँ पर सड़क बन गई और अच्छा रोड बन गया। पहले तो कुछ नहीं था यहाँ पर, और यहाँ से सीधी सड़क जो है घाटकोपर निकलती भी नहीं थी। मैं उसका गवाह हूं। आज हमारे भाइयों को एक राज ठाकरे पैदा हो गया है, बोलता है यूपी वालों को भगा दूंगा। अरे तेरे जैसे जैसे 25-50 और पैदा हो जाए ना, तो मेरा बाल भी फांका नहीं कर सकते। इस बात को हमने इस मुंबई को बनाया। अरे ये सरकार, ये निकट्टू सरकार है, शर्म नहीं आती इनको। इनकम टैक्स महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट नहीं है, स्टेट का नहीं है, सेंटर का है। इनकम टैक्स में लोगों की भर्ती हो रही थी, जिनका ट्रांसफर मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में कहीं भी किया जा सकता है। राज ठाकरे के 5 गुंडे आए और जाकर बोले यहाँ पर जो है ना, उत्तर भारतीयों का अगर किसी ने एग्जाम लिया तो हम सेंटर की तोड़फोड़ कर देंगे। और वहां काम करने वालों ने पूरा इंटरव्यू बंद कर दिया। क्या है कानून देश का? एक जगह इंटरव्यू हो रहा सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक खाली महाराष्ट्र में नहीं है। सेंट्रल बैंक में काम करने वालों को खाली मराठी की जरूरत नहीं है, उन्हें हिंदी भी जानना चाहिए, उन्हें अंग्रेजी भी जानना चाहिए। सेंट्रल बैंक पूरे देश का है, खाली कोल्हापुर शोलापुर में नहीं चलता, वो दिल्ली में भी चलता है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और आजमगढ़, प्रतापगढ़, बस्ती और गोंडा में भी चलता है। 16-17 उसका इंटरव्यू हो रहा था, जाकर धांधल किया, बंद हो गया। मैंने सरकार से पूछा, पुलिस से, क्या कर रहे हैं आप लोग? कह रहे साहब ये गुंडागर्दी करते हैं। मैं बोला हिजड़ों की सरकार है या मर्दों की सरकार है? तुम लोग आकर के 4 आदमी बंद करा देते हैं। बस मेरा सपना एक बार
मुझे बना दो गृह मंत्री। मैं तो गृह मंत्री जो आजकल आर पाटिल उनसे तो अच्छा ही लगता हूं यार। मुझे तो थोड़ी थोड़ी मराठी बोलना आती, उसको हिंदी बोलना नहीं आता। अगर मैं होम मिनिस्टर बन जाऊं और यही खाकी वर्दी पुलिस वाले रहे और मैं कहूं अगर किसी ने मराठी और उत्तर भारतीय के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की ना, मार मार के हाथ पैर तोड़ देना, कसम तोड़ बोलता हूं, यही पुलिस वाले मार मार के ठीक कर देंगे। क्या है महाराष्ट्र में कानून आज? जो चाहे मनमानी कर ले, जो चाहे उसको तुम कर दो। बेचारा आदमी अपना गांव छोड़ करके मुंबई रोजी रोटी कमाने आता है। मैं एक दिन जा रहा था सड़क से, इलेक्शन चल रहा था, बड़ी मुसीबत है यार, इतना ट्रैफिक यहाँ पे, कहां से गाड़ियां चलेगी? साइकिल चलेगी साइकिल। एक आदमी बेचारा सर पर इतना बड़ा पतीला लेके जा रहा था और उसे लाल कपड़ा रंगा हुआ लपेटा था। मैंने यहाँ भैया जरा रुको, कहा क्या बात है? मैंने कहा जरा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम सुरेश यादव। मैंने कहा गांव कहाँ है? कहा भदोही। मैं कितने साल से मुंबई में रहते हो? बोला 18 साल से। क्या करते हो भाई? एक खोली में किसी के साथ सोता हूं और रात को जाकर सो जाता हूं, भोर में 4 बजे उठ करके आलू का समोसा बनाता हूं और खुद ही तलता हूं, उसको तल करके इसी पतीला में भरता हूं और लेके गली गली समोसा बेचता हूं। गांव कितने दिन में जाते हो? बोले 1 साल में 1 महीना के लिए। बीवी कहाँ है? गांव में। बेटी कहाँ है? गांव में। माता पिता कहाँ है? गांव में। मुंबई में आकर बेचारा सड़क पर समोसा बेच करके 30 तारीख को मनी ऑर्डर करता है गांव में कि गांव में मेरी जवान बेटी जिसकी शादी करना है, उसके लिए मुझे गौने के लिए कुछ पैसा जमा करना है। सुबह से शाम तक बेचारा मेहनत करके 1-1 रुपया जमा करके अपने गांव, अपने माँ बाप के इलाज के लिए भेजता है। वो किसी और मुल्क में नहीं है, वो इसी हिंदुस्तान में है और उसे यहां अपमानित किया जा रहा है। ये कौन सा कानून है? मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिसने अबू आसिम ने अपने भैया लोगों को, मेरे भैया लोगों को जिसने मैंने जमा कर लिया, पता नहीं चलेगा राज ठाकरे जैसे लोगों का कौन सी गली में घुस गए। याद रखना दोस्तों, हम अपना सम्मान बेचकर मुंबई में नहीं आए हैं। यकीन जानना, विशंबर प्रसाद जी बैठे हैं, मैंने इनको फोन किया कि भैया ये बांदा के 4-5 आदमी है, लाइसेंस मांग रहे हैं, बंदूक का दिला दो। इस्लाम भाई भी पीछे लगे रहते हैं, मुझे लाइसेंस चाहिए बंदूक का। अरे क्या करोगे लाइसेंस लेके यार? लाइसेंस लोग लेकर के गांव में मेरा जो पट्टीदार से झगड़ा चल रहा है, जिसको देखो ये हालत है। मैं आजकल सरकार यूपी में बनी है ना, जितने आदमी सुबह से शाम तक आते हैं ना, उसमें से 99% आदमी इसलिए आते हैं कि भैया मेरे खेत में पानी की जो नाली थी ना, वो साला पतली कर दिया मेरा पट्टीदार। मेरा लड़का कहीं गोली खेल रहा था, उसके लड़के ने उसको मार दिया और गाली दे दिया। भैया अरे भाई तेरे चाचाई के तो लड़का था ना, माफ कर दे। कहा ना है भैया, 5 बीघा खेत है, साले को पूरा बेच दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं जब तक उससे बदला नहीं लूंगा। सही है कि गलत है? बोलो। सब मेरे गांव वाले लोग यहां पर हैं। देख रहा हूं साइकिल पर चाचा जा रहे, उम्र कितनी? 75 साल की, धोती कुर्ता पहने हुए, 2 नाली बंदूक यहां लटकी हुई है, खाना का डिब्बा साइकिल पे लटका हुआ। कहां जा रहे हो? मुकदमा चल रहा है मेरा, पट्टीदार से झगड़ा चल रहा है, लेकिन मैं पूरा का पूरा खेत बेच दूंगा, लेकिन अपमान का बदला लिए बगैर साले को छोड़ूंगा नहीं। सब मेरे लोग कहते हैं गांव में। कहते हो कि नहीं कहते हो? अगर कोई माँ की गाली देती छोड़ोगे उसको? कोई सवाल ही नहीं, साले को आर पार हो जाए, 1 नहीं 10 गिर जाए, लेकिन बदला लेकर रहूंगा। सही है कि गलत है? लेकिन जब इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ते हैं बंबई की, जब ये गोरखपुर और आजमगढ़ से ट्रेन पकड़ते हैं बंबई की, जब लखनऊ से ट्रेन पकड़ते हैं बंबई की, तो सारा सम्मान वहीं छोड़ के चले आते हैं। मैं यही कहने आया साकी नाका में आज,
कहा था, हमारे स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान ने कहा था, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, वो अंग्रेज जिसके राज में सूरज कभी डूबता नहीं था, सारी दुनिया में जिसका राज था, उसे टक्कर लेने वाले टीपू सुल्तान ने कहा था, जीना है तो 1000 दिन, गीदड़ की जिंदगी नहीं बल्कि मर की शेर की जिंदगी, एक दिन की जीना हमें बेहतर है, मगर गीदड़ की जिंदगी एक दिन 1000 दिन की हमको मंजूर नहीं है। मैं लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, मैं मुंबई में बुज़दिल बनकर रहने की बात भी नहीं करूंगा। ये मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, जितनी किसी और की है उससे ज्यादा मेरी और आप लोगों की है, क्योंकि आपने मुंबई की बदबूदार जगहों को सड़कों पर मिट्टियां लाद, सर पर मिट्टियां लाद लाद कर सुंदर बनाया है, खूबसूरत बनाया है। जब गुलिस्तान को रूह की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। अबू आसिम खड़ा है। मैं जब जीत कर आया तो गया मैं विधानसभा में भाषण करने के और शपथ लेने के लिए। मैं शपथ उस जबान में लेना चाहता था जो जबान कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जाती है, उस जबान में लेना चाहता था जो शपथ, जो जबान इस देश की राष्ट्र भाषा है। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो यहाँ के नेता सर जोड़कर बैठे थे, वोटिंग हुई थी और ये तय हुआ था, इस देश की भाषा अंग्रेजी नहीं बल्कि इस देश की भाषा हिंदी को बनाया जाएगा। अगर मैं अंग्रेजी में शपथ लेता, कोई लड़ाई करता, तो मुझे अच्छा लगता कि अंग्रेजी भाषा के खिलाफ मेरे लोग हैं, मैं तालियां बजाकर उनका स्वागत करता। लेकिन हिंदी भाषा के खिलाफ आज इस देश में लोग हैं और सम्मान के साथ बैठे हुए हैं, और ये सरकार जो है ऐसे लोगों को सम्मान दे रही है। याद रखना कांग्रेस के लोगों, तुम्हारा जनाजा उठ चुका है, उठ गया। अरे विशंबर प्रसाद जी, बड़ा मजा आया मुझे आपके इलेक्शन में। जब मैं इलेक्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा था, वहीं पर रुका था और रोजाना सुबह हेलीकॉप्टर से जाता था, चारों तरफ भाषण करके शाम को आता था, तो रोजाना राहुल गांधी भी वहीं आकर के वही एयरपोर्ट से जाता था। एक दिन मैं बोला, बेटा इतना भी भाग दौड़ करेगा, 35 सीट से ज्यादा मिलने वाली नहीं है फिर। मैं क्यों बोला? क्योंकि मैं सहारनपुर में उतरा ना, तो मेरी मीटिंग में 5000 आदमी, राहुल की मीटिंग में 200 आदमी। जब मैं मेरठ में उतरा तो मेरी मीटिंग में 4-5 हजार आदमी, दूसरी मीटिंग में तो 250 आदमी। मैं बोला, लड्डू मिलेगा ना ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। जब गिनती हुई वोट की तो मैं बोला 35, तो मुझे बोला कि लिख के दे दो जो बोल रहे हो, तो मैंने लिख के दे दिया कागज पर कि अगर 35 सीट से ज्यादा यूपी में मिल गई ना, तो मैं तुम्हारी गुलामी जिंदगी भर करूंगा। ये राजीव शुक्ला था साथ में, ये मोतीलाल वोरा जी थे, ये कानपुर के जायसवाल कोयला मंत्री, ये सब थे। मैं बोला, यार मैं लिख के तो दे दिया, 35 सीट से ज्यादा मिलेगी तो गुलामी करूंगा, कहीं साला 36 न मिल जाए, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं जिस दिन इलेक्शन वोटिंग हो रही थी ना, जिस दिन गिनती हो रही थी, मैं टीवी पर बैठ कर लगा देखने, मेरे दिल में धक धक हो रही थी। हालांकि मुझे उम्मीद तो था कि उससे ज्यादा तो आएगी नहीं। जब गिनतियां शुरू हुई ना, तो साला 28 सीट आई, 35 भी नहीं आई। तब मैंने फोन किया, हे राजीव शुक्ला, तेरी सीट 35 भी नहीं आई और मेरी 224 आई, क्या देगा मुझे अब तू? आसिम भाई, कटे पर नमक मत छिड़को। याद रखिए दोस्तों, आज कांग्रेस की सरकार चल रही है। मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि 1947 में जब यह मुल्क आजाद हुआ था, जब यहां का मुसलमान अपने बाल बच्चों को लेकर अपने सरो सामान की गठरियां बना करके पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त यहाँ के मुल्क के नेताओं ने यह तय किया था कि ये मुल्क किसी एक साथ का नहीं बनेगा। मुसलमानों, तुम्हें कसम है, तुम पाकिस्तान मत जाओ, तुम्हें हिंदुस्तान में ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, तुम्हारे बाप दादाओं की कब्र इसी मुल्क के अंदर है, तुम्हें कसम है तुम पाकिस्तान मत जाना, तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा। कहा था उस वक्त मुल्क आजाद साहब ने जामे मस्जिद की, दिल्ली की जामे मस्जिद की
चाहे कि सीढ़ियों से तकरीर किया था कि लाल किले की दीवारें तुम्हें आवाज दे रही, मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? एक नौजवान जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया कतील सिद्दीकी नाम के, और गिरफ्तार करके इसी महाराष्ट्र के पूना के जेल में लाया गया। और एक अंडा सेल होती है जहां दहशत गर्दों को बंद किया जाता है, और उसके अंदर 24 घंटे लाइट जलती है। वो आदमी एक छोटे से कमरे में, जहां आप 10 कदम का कमरा चल नहीं सकते आप, उसी कमरे में बंद किया जाता है। और वहां सीसीटीवी लगाया जाता है, और उसका मॉनिटर जो, उसका स्क्रीन जो है जेलर के कमरे में रहता है कि कोई वहां जाने ना पाए और ये कैदी भागने ना पाए। 2 बदमाश पूना की जेल में बंद थे। उन्होंने कहा कि ये कतील सिद्दीकी ने मंदिर पर हमला किया था, इसको मार दो। घुस के गए, मार दिया उसको, उसका कत्ल हो गया। उसका मुकदमा शुरू नहीं हुआ था, अभी तक वो मुजरिम नहीं बना था, मुलजिम था, चार्जशीट भी नहीं आई थी, मार दिया गया उसको। खुदा की कसम, जो लोग उस लाश को लेने गए, पूना के कुछ सोशल वर्कर, मुस्लिम तंजीमें जब उस लाश को लेने गई तो पुलिस स्टेशन ने कहा कि तुम हो कौन? कातिल सिद्दीकी के पहले बताओ। घबरा गए लोग, कह रहे आसिम भाई हमें पकड़ के बंद कर देगा, लाश कैसे ले? बड़ी मेहनत हुई, अब लाश तो मिल गई, ये बिहार भेजी कैसे जाए? पैसा ही नहीं है। एक बिहार के एमपी रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा आसिम भाई ये पैसा मैं दूंगा, आप अपना पैसा मत दीजिए। मैंने कहा आपका पहला हक है। उस आदमी ने, बेचारे ने उस लाश को लिया, गुजरात लेकर, बिहार लेकर गया, उसकी तदफीन किया। एक एमएलए नहीं आया, एक मिनिस्टर नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं, जेल में मार दिया गया बेगुनाह को। मैं नहीं कहता हूं सरबजीत सिंह को अगर पाकिस्तान में मारा गया तो उसके बाल बच्चों को नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन मेरा यह मुकदमा है जनता के बीच में कि सरबजीत सिंह जो पाकिस्तान में पकड़े गए थे, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ कुछ किया था तो उनको फांसी की सजा हुई थी। मेरी सरकार उनको छुड़ाना चाहती थी, मैं भी छुड़ाना चाहता था कि अपने मुल्क का नौजवान अपने मुल्क में वापस आ जाए, अपने बाल बच्चों के पास, तो अच्छी बात है। लेकिन जब सरबजीत को उसी जेल के अंदर पाकिस्तानियों ने मार दिया, जिस तरह से कतील सिद्दीकी को पूना में मार दिया, लेकिन सरबजीत को फांसी की सजा होने के बाद हमला हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में कतील सिद्दीकी का कोई मुकदमा शुरू नहीं हुआ था, उसे मार दिया गया। कतील सिद्दीकी के बाल बच्चों को उसकी लाश के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन सरबजीत के बीमार की आयादत के लिए उसके बाल बच्चों को पाकिस्तान लाया गया। मैं खुश हुआ, मैंने तालियां बजाकर स्वागत किया सरकार का। लेकिन मेरी गलती क्या इसमें है कि कतील सिद्दीकी को तुम्हारे मुल्क में मारा गया, लेकिन तुम उसको देखने भी नहीं गए। उसकी लाश को, सरबजीत की लाश को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया गया, और राहुल गांधी इतना बेचैन हो गया कि हाय मेरा सरबजीत, जाकर 2-2 बार उसके घर पर बैठ करके उसकी लाश की आखिरी रसूमात के लिए नेता लोग बैठे रहे, हेलीकॉप्टर में लेकर गए, लेकिन उस मुसलमान की लाश का कोई वारिस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तब मैं कहता हूं आपके बीच में आकर के कि इंसाफ खत्म हो चुका है सरकार के अंदर। तब मैं आपके बीच में चल कर आया हूं कि जब हमें यकीन दिलाया गया था कि ये मुल्क किसी एक जात का नहीं बनेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कतील सिद्दीकी की गलती क्या थी कि आपने उसके पास एक मंत्री नहीं गया और एक भी पूछने नहीं गया। आज एक तरफ सरबजीत सिंह शहीद हैं और दूसरी तरफ कतील सिद्दीकी आतंकवादी है। ये फर्क है आज मुसलमानों के साथ इस देश के अंदर। इसलिए मैं आपके बीच में चलकर आपसे बात करने आया। और कोई माई का लाल अगर है, मेरी बात झूठ है, तो मैं जिंदगी भर आए मेरे पास सामने बोल दे, मैं उसकी जिंदगी में बुरा नहीं करने को तैयार हूं। इसलिए आपके बीच चलकर मैं आपसे आज ये बात करने आया। इसी महाराष्ट्र के अंदर आप वोट किसको देते हो? अबू आसिम को नहीं देते हो। यही बगल की सीट पर मैंने 4 बार खड़ा किया एक आदमी को, 4 बार मैं हार गया। मैंने एमएलए खड़ा किया, मैं हार गया, क्योंकि अबू आसिम को वोट देंगे ना तो बीजेपी जीत कर आ जाएगी, समाजवादी को वोट देंगे ना शिवसेना मजबूत हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आप जिसको वोट दे रहे हो वो जीतने के बाद शिवसेना से कौन सा काम कम कर रहा है, मुझे जरा कोई बहस करके बता दो दे।
और मैं अभी कहा था मेरा सिद्दीकी ने, हम कोई शिवसेना या कांग्रेस की मेहरबानी पर नहीं, हम अपने मौला अल्लाह ताला की मेहरबानी पर इस मुल्क में रहते हैं। हमें किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं, मुझे किसी शिवसेना और किसी कांग्रेस की मदद की जरूरत भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ। इसी महाराष्ट्र में मुसलमान वोट किसको देता है बताइए मुझे आप? कांग्रेस को देता है वो। यहां किसको वोट देते हैं आप लोग? कांग्रेस को देते हैं, इसलिए कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। और कांग्रेस ने इनाम में क्या दिया हमको? महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 13.5%, 100 में 13.5% मुसलमान, 100 में 13-13.5 मुसलमान। लेकिन जब जेल का सर्वे किया गया तो जेल में 100 में 40 मुसलमान। टाटा इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी कमीशन ने टाटा इंस्टीट्यूट को कहा कि जेलों का सर्वे करो। 3000 मुस्लिम कैदियों का सर्वे हुआ, सुन लीजिए आप लोग, 3000 मुस्लिम कैदियों का सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट आई तो टाटा इंस्टीट्यूट के लोगों ने रिपोर्ट में लिखा है कि 96.4%, 100 में 96 से ज्यादा ऐसे मुसलमान जेलों में बंद हैं जो कभी जिंदगी में प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद नहीं हुए थे। यानी 151 जो रात को पकड़ के लगा देते हैं ना, या कभी होली या कभी आपके गणपति और कभी कोई त्योहार आता है उनको पकड़ के बंद कर दिया जाता है, ऐसे मुकदमों भी बंद नहीं हुए। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन खराब ना हो, लेकिन सरकार नहीं छोड़ रही। रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है कि 100 में 25 मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना वकील रख सके। किसकी सरकार है? शिवसेना की है? कांग्रेस की है? ये कांग्रेस कर रही है और हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। इसलिए मैं आपके पास चलकर आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि जिसको हम लोग वोट दे रहे हैं वो आस्तीन के सांप हैं। आज बेगुनाह लोग जेल की सलाखों के पीछे
खच्चर